हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 8 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा एकांकी है। एकांकी का अर्थ आप लोग नहीं समझते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एकांकी है जिसका शीर्षक है नए मेहमान। दोस्तों, आप लोग नाटक तो जानते हैं। कई बार आप लोगों के शहर में नाटक खेला भी गया होगा, जिसे आप लोगों ने देखा है। एकांकी भी लगभग नाटक के जैसा ही होता है, पर नाटक से थोड़ा छोटा होता है और ये एक अंक का होता है। नाटक में जैसे अलग अलग जगहों पर जाकर दृश्य दिखाए जाते हैं, एकांकी में ऐसा नहीं होता। एक ही जगह पर सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, सारी कहानियां एक जगह पर ही सीमित रहती है। अब हम लोग इस एकांकी को पढ़ेंगे और उससे पहले इस एकांकी के जो रचनाकार हैं, एकांकी के रचनाकार जिनका नाम है उदय शंकर भट्ट, पहले हम लोग उनसे परिचित होंगे, क्योंकि किसी भी रचना को जानने से पहले उनके रचनाकार से यदि आप परिचित हो जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उदय शंकर भट्ट जो कि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान है, महान लेखक और महान कवि हैं। उदय शंकर भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था, जो कि उनका ननिहाल था। दोस्तों, ये महान विद्वान थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा, इतने सारे भाषाओं का ज्ञान था। ब्रज भाषा में तो इन्होंने कविता और सवैया की भी रचना की है। दोस्तों, इनके द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं हैं, वह हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। इनकी जो कृतियां हैं काव्य में, कुछ महान महत्वपूर्ण काव्य जो बहुत ही प्रसिद्ध है वह है तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष इत्यादि। ये सब कुछ इनके दोस्तों का कृतियां हैं जिसमें काव्य है। और इन्होंने बहुत सारे नाटक की भी रचना की है, जैसे विक्रमादित्य, दाहर और सिंह पतन, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, मुक्तिपथ, शक विजय, नया समाज इत्यादि। इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की है। दोस्तों, यदि आपको कभी मौका मिले, इनके द्वारा रचित नाटक जरूर पढ़िएगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे उपन्यास की भी रचना की, जैसे वह जो मैंने देखा, नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, 2 अध्याय आदि। तो दोस्तों, यह थे हमारे लेखक परिचय। उदय शंकर भट्ट जी का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। कभी भी यदि आपको मौका मिलता है, खाली समय में आप लोग रील्स ना देखें, बल्कि इनके द्वारा रचित नाटकों को पढ़ें। यह आपको ज्ञान देगा और बहुत ही ज्यादा आनंद भी देगा। दोस्तों, अब हम लोग नए मेहमान इस रचना को पढ़ते हैं, जो कि एकांकी है। दोस्तों, समस्या यह है कि घर में मेहमान को आने के कारण कुछ समस्या हुई है। अब घर में जब गेस्ट आते हैं तो हमारे लिए तो पूरी मस्ती का माहौल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हम लोग मस्ती करते हैं, घर में अच्छे अच्छे खाना बनते हैं। उनके बच्चे यदि अगर साथ में आए तो हमें बहुत खेलने का मौका मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि किराए के मकान में रहता है अपने परिवार के साथ, बहुत छोटा सा घर है, गर्मी का मौसम है, लाइट फैन की कोई खास व्यवस्था नहीं है, वो इंसान खुद बेचारा बड़ा परेशान है। और उस समय बिना बताए 2 मेहमान आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी असुविधा हुई होगी। तो 2 मेहमान के अचानक से आ जाने से जो समस्या का सामना इन लोगों ने किया है, उसका ही जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट जी ने इस नए मेहमान एकांकी में किया है। अब हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे और इसके पूरे अर्थ को समझेंगे। किराए का एक छोटा सा मकान और अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से 2 ऐसे मेहमान आ गए जिन्हें घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब 2 मेहमान व्यक्ति आए मेहमान बनकर, और उसे कोई भी घर का व्यक्ति नहीं जानता है। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा है ये परिवार। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि आ गए तो उसे देवता के समान पूजनीय मानकर उनकी सुख सुविधा की तैयारी कीजिए। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर में इस परिवार को कितनी समस्या का सामना करना पड़ा, इसका जीवंत चित्रण, मतलब एक ऐसा चित्रण उदय शंकर भट्ट जी ने किया है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि इस समस्या का सामना आप ही कर रहे हैं। तो क्या परेशानियां हुई, कौन आए, कैसे इन लोगों ने उस परेशानियों का सामना किया है, हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पात्र परिचय।
सबसे पहले पात्र परिचय देखें। दोस्तों, पात्र परिचय को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यहीं से आपको याद रहेगा कि कौन क्या है। सबसे पहले है विश्वनाथ, गृहपति मतलब ये घर के मालिक है। नन्हेमल बाबूलाल अतिथि, ये दो अतिथि आए जो बिना बताए चले आए। प्रमोद किरण, विश्वनाथ के बच्चे। विश्वनाथ जो कि गृहपति है और उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है प्रमोद और किरण। आगंतुक, ये आगंतुक नाम है जो कि रेवती का भाई है। अब रेवती कौन है? तो रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। तो ये है एक छोटा सा परिवार, एक साथ रहते हैं विश्वनाथ, रेवती, आगंतुक और उनके दो बच्चे। और दो गेस्ट अचानक से आ गए जिनका नाम है प्रमोद और किरण। स्थान क्या है? तो स्थान है भारत का कोई बड़ा नगर। नगर का नाम ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर दो दरवाजा है। दो दरवाजा किस तरह का है? तो एक जो है सो दक्षिण का द्वार है बाहर जाने आने के लिए, और एक पश्चिम का द्वार है जो कि भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हुए हैं। पास ही दो कुर्सियां हैं। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है और मेज पर रखा हुआ है पुराना पंखा जो कि चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है क्योंकि गर्मी का मौसम है और कोई खास फैन वहां पर नहीं चल रही है। एक ही फैन चल रही है जिससे कोई ढंग की हवा नहीं आ रही है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है और वह भी जो बच्चा है जिसे केवल पंखे की हवा लग रही है वो पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है फिर भी सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर है, मतलब पूरी तरह से भीगे हुए हैं। कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ की पंखी से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम है विश्वनाथ। उम्र उसकी 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग और मुंह पर पूरी गंभीरता के चिन्ह है। विश्वनाथ, ओह बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इस बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है या भट्टी? पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। क्या नाम है उसका? रेवती। रेवती कौन है? विश्वनाथ की पत्नी। विश्वनाथ कौन है? घर का मालिक। आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हूँ। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर तो फटा जा रहा है। तो सिर को दबाती हुई ये सब बड़ी बात को कहती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते तो पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 ग्लास पीकर आया हूँ फिर भी होठ सूख रहे हैं। एक ग्लास पानी और पिला दो। ठंडा तो क्या होगा पता नहीं, गर्म ही है वही पिला। रेवती, गर्म है। आंगन में घड़े में भी पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब भी ठंडा हो जाए, लेकिन क्या बोलूं, हवा लगे तब भी ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ कहते हैं मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती, बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ, बर्फ? बर्फ का पानी पीने का क्या कोई फायदा है? प्यास जैसी कि तेज, बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर है? रेवती कहती है रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ, एक या पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती कहती है वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो कि लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं तब 4 खाट की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। मतलब वो जो पड़ोसी है उन्होंने कहा कि हम लोग 50 रुपए देते हैं तब ये जगह हमें मिली है, तुम्हें हम यहाँ पर खाट क्यों लगाने देंगे? तुम लोग यदि यहाँ पर खाट लगाओगे तो सारी हवा उधर ही रुक जाएगी, तुम ही लोग तक, हम लोग हमारे तक हवा पहुंचेगी ही नहीं। और हमारे जो पति हैं उन्हें उनके सामने यदि कोई सोता हुआ दिखाई दे तो फिर उन्हें नींद भी नहीं आती है। फिर विश्वनाथ कहते हैं पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है?
जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। रेवती, क्या फायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। तब रेवती कहती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। वह वह तो वैसे ही गर्मी के मारे मरी जा रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ कैसे मैं रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत होती है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से उसे पंखा करते हैं। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठ रहा है। रेवती पानी का ग्लास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाता है। विश्वनाथ पानी पीकर कहते हैं, उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। उसके बाद वो बोलकर रुक जाते हैं। रेवती कहती है, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वाली की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। खैर तुम जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में फूल रहा है। तब रेवती कहती है, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही है, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ अब गुस्सा होकर कहते हैं, यह तो तुम्हारी पूरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो रेवती कहती है, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी, बंद मकान हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, और सवेरे काम पर भी जाना है। जाओ, मेरा क्या है, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ, सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काटूंगी, जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर चला जाता हूँ। बाहर उसी समय बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा। विश्वनाथ, ना जाने, देखता हूँ। रेवती, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांग, और बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है, और इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24। बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए और माथे पर सलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुंह, दोनों मैली धोतियां पहनी हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल, मतलब दो मेहमान घर में आ। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। आगंतुकों का अर्थ होता है मेहमान। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए। जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसा ही चलता है। नन्हे मन पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछ कर उसे हवा करता हुआ, उसी से वो हवा कर रहा है, किससे, तो अपने पगड़ी से, पगड़ी के पल्ले से। बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो तो आप पानी निकल जाएगा। विश्वनाथ, जी आप लोग। बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देखिए, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा।
धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नगद 9 रुपए खर्च करके ही इसे खरीदा था। नन्हे मन, मोतीराम की दुकान से ली होगी। बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्ता के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपए गज की, जबकि नत्थामल के यहाँ से 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है। स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला। मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। मतलब ये लोग नींबू वाले पानी की बात कर रहे हैं कि मुझे वो चाहिए। बाबूलाल कहते हैं मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। प्रमोद, प्रमोद अपना नाम बताता है, प्रमोद। किरण, किरण। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग अब ये कुछ बोलना ही चाहते हैं कि वो भी रोक कर नन्हेमल बोलता है, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालो क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हेमल, देखते जाओ साहब, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? आप इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, मतलब एक जबरदस्ती का दो मेहमान घुस गया है, अपनी हरकत किए जा रहा है, और जो घर के मालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो उन्हें वो रोक दे रहा है। नंदेमन, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, और मेरे चचेरे भाई। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू, यह लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपत राव? बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बड़ी बंडी रखते हुए, माल मसाला तो आंटी में है ना? नंदेमन, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। माल मसाला मतलब कुछ पैसे की बात हो रही है कि वो कहाँ है? वह आंटी में है ना, मतलब कोई बक्से का बात हो रही है। तो नन्हीमल ने बोला कि नहीं नहीं, वो जेब में ही है, और अब डर की क्या बात है, अब तो हम लोग एक घर में ही तो आ चुके हैं। मतलब इन्हें किसी ने बुलाया नहीं, कोई वेलकम नहीं कर रहा है इनका, कुछ जानकारी ये नहीं दे रहे हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे रहने की वो तैयारी कर रहे हैं। फिर विश्वनाथ कहते हैं मैं संपत राम को नहीं जानता। नंदीमल, संपत राम को जानने की फिर रुकते हैं, क्यों? वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह। फिर बाबूलाल कहते हैं हाँ, उन्होंने मुझसे कई बार मुझसे कहा है कि, और आपकी बारे में तो उन्होंने बहुत चर्चा की है, आपकी तो वो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नंदीमल, देख नहीं रहे हैं, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना, फिर वहां पर रुक जाते हैं, वहां पर उसे रोक दिया जाता है। कौन बोलने को तैयार होते हैं? नन्हे मन। क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और एक पूरी की व्यवस्था करनी है और कुछ नहीं। नन्हे मन, वैसे तो मैं पराठा भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की तो भली भर चलाई, पेट की तो भरना है। शहर में आए हैं, किसी को तकलीफ थोड़ी देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हे मन, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हे मन, हाँ भैया, ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल, उतना ही मैं। दोनों गटगट पानी पीते हैं। किरण धीरे से विश्वनाथ से पूछती है फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, जरा ठहर जा। नन्हे मन पानी पीकर, आह, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया, खुश रहो। नन्हे मन, इतने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आप दोनों। अरे पंडित जी, आप कैसी बात करते हैं? हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नंदीमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु। नंदीमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ।
बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती, ये लोग कौन है? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, ना जाने कौन है। तब रेवती कहती है, पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं? दो तीन बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर देते ही नहीं है। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही हो। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका। नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है इतनी गर्मी में भूनने की? यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते ही जा रहे हैं। दोस्तों, भाड़ का अर्थ होता है घड़ा। चने को भूनने के लिए घड़े का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। विश्वनाथ, क्या किया जाए? रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा? और ये है कौन? विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो। जब आए हैं तो खाना तो जरूर खाएंगे। थोड़ा सा बनाना। रेवती तुनक्कर, खाना तो खिलाना ही होगा। तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर भी खाना बनाना इसके लिए और इस समय? आखिर ये आए कहाँ से हैं? विश्वनाथ, कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर? क्या बिजनौर बिजनौर में भी तुम्हारी जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं है। विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, तब से अब तक 20 साल हो गए हैं। रेवती, सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा होगा। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो, उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम नाम का ये आदमी के नाम बता रहे हैं। मैं जानता भी नहीं। रेवती, बड़ी मुश्किल है। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ठीक ही नहीं रहता है, तो फिर क्या करूं? विश्वनाथ, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा? बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में इनका क्या पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश। रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीना से नहा गया हूँ। ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। पंखा करते हुए वह अपनी बात को कह रहा है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, और उनमें से 6-7 लाख आदमी इस तरह के ही मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। क्या बात है? कैसा झगड़ा है प्रमोद? प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए। पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहां उषा रोने लगी। उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा झलता रहा। विश्वनाथ कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे बाबू, मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल, लाया चाचा। जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, और फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान ले लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई, मेहमान को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद रहती है। एक बात आप लोग याद कर लीजिए, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पड़ोसी तुरंत तुरंत कर कहता है कि आप लोगों ने बस एक बात को सीख लिया है, बस कुछ भी कर लीजिए और क्षमा मांग लीजिए। तो ये कहकर तुरंत कर पड़ोसी वहां से चला जाता है, और दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है? विश्वनाथ, कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दें। नंदे मत, सचमुच आपकी वजह से
हाँ, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो, उफ, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देर दार है। बात यह है कि नींद बड़े जोर की आ रही है। विश्वनाथ देखिए, मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। नन्हेमन, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ कहते हैं, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। नन्हेमल कहते हैं, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला खानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। नन्हेमल, अरे दूर क्यों हो जाते हैं, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ सेठ, जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है, और अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए, लो चाचा पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं। दोनों सक पकाकर, चिट्ठी चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। नंदीवन, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहां कृष्णा गली में वह रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहाँ छह है, कौन सी गली में बताया था। नंदीमन, छह है, बहुत बड़ा शहर है शायद, हमें तो यह मालूम नहीं था, शायद बताया हो, शायद याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा। नन्हेमन, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लो। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमन, हाँ साहब, कविराज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़ी ही है। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़ी ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख ले तो पता लगेगा कि हम भी। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कभी ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ आए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाए, फिर सोचा घर के ही तो है, चलो घर ही चले। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं। नन्हेमल, काम, क्या काम बताया था बाबू। बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी शायद वैद्य है। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए। दोनों उछल कर, अरे हाँ, वही तो कविराज रामलाला। विश्वनाथ, शायद वह उधर के भी हैं। नंदीमल, ठीक है साहब, ठीक है, वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपत राम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उन कविराज का घर। विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका तो मकान बता दो, मैं भीतर हो हूँ। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया, अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही, राम राम। रेवती, अब जान में जान आ गई, हाय सिर दर्द से फटा जा रहा था, नीचे से आवाज आती है, नेपथ्य में, भले आदमी ना जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती, फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक, रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला। आगंतुक, जो कि रेवती का भाई। विश्वनाथ, नहीं तो कौन सा तार दिया था, तार तो हमें कोई भी नहीं मिला, मतलब 2 मेहमान गए और एक नया मेहमान फिर से चले आया, और वो आने के साथ कह रहे हैं कि हमने तो तार दिया था, क्या आप लोगों को कोई तार नहीं मिला। तो कौन कह रहा है ये। आगंतुक, विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था। आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था ठीक समय पर मिल जाएगी, ओह बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती, अरे प्रभु जा जल्दी से बर्फ तो ला,
मामा जी को ठंडा पानी पिला और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो वहां से कुछ ले आ। तो ये बोलते बोलते ही आगंतुक उनको रोकता है। ये रेवती जिसके सर में इतना दर्द हो रहा था वो कुछ नहीं कर पा रही थी। भाई को आते देखकर उसे इतनी खुशी हो रही है, वो तुरंत कपड़े उतरवा ले रही है और उसे पंखा झेल दे रही है, बर्फ डालकर उसे पानी पिला रही है। आगंतुक भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो मैं तो ढूंढ ढूंढ कर ही परेशान हो रहा था, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाओ, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कष्ट हुई तो इसलिए मैं सोच रहा था बार बार कि आपके घर पर ना आकर होटल में ही ठहर। फिर रेवती कहती है ऐसा क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना। आगंतुक भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे भी मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से। कहो अब। रेवती आप क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे तो वो नहीं सो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नाटक का अंत हुआ कि मायके वालों के आने के कारण लोग के अंदर, महिलाओं के अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है। भाई घर आया है तो उसे देखकर ही उसके सर का दर्द भी खत्म हो गया और वो पूरी खुशी से उनके लिए खाना भी बनाने चली गई है। जो कष्ट हो रहे थे मेहमानों के आने के कारण वो सभी कष्ट दूर हो गए। और दूसरी इस नाटक के थ्रू हमें यह शिक्षा मिली है कि घर में ऐसे ठग लोग भी चले आते हैं जिसको अब ना पता होता है कहाँ जाना है, वो जानबूझकर दूसरों के घर में घुसकर जबरदस्ती के लिए जबरदस्ती अपना काम करवाते हैं। ऐसे लोगों से हर समय सावधान रहनी चाहिए। कोई आपके घर में आ रहा है तो सबसे पहले उनका परिचय लीजिए कि वो कौन है। दरवाजा भी तभी खोलिए जब आपको जानकारी मिले कि आपकी जान पहचान की या आप उनको जानते हैं तभी वो आए हैं। वैसे लोग ही दरवाजे के बाहर हैं, ना तो दरवाजा ना खोले। तो दोस्तों इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहमान का स्वागत जरूर करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। और यदि घर में भाई आ जाए या हमारे कोई रिश्तेदार आ जाए उससे हमें बहुत खुशी भी मिलती है, चाहे हमारे पास कितनी भी परेशानी हो, सामानों की तो परेशानी हो, जगह की परेशानी हो, शारीरिक समस्या की परेशानी हो, लेकिन फिर भी यदि हमारे कोई भाई आ जाते हैं, बहन आ जाती है, हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो फिर हमें बहुत खुशी मिलती है और हम अपना सभी दुख दर्द को भूल कर उनके लिए बहुत सुंदर ढंग से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा एकांकी जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट जी, जिनका परिचय मैं आपको करवा चुकी हूँ। दोस्तों यह नाटक 2 बार कम से कम जरूर पढ़िएगा, इसके माध्यम से आपको पूरी नाटक अच्छे से याद हो जाएगी। ये एकांकी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगी इसके प्रश्न उत्तर के लिए। तो मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी, मेरा क्लास अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर भी करें। फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट दें कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।